नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन। मैं हूं अभिषेक पांडे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव पूरे हो चुके हैं। सब जगह इसकी चर्चाएं हो रही हैं और सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, जिसमें आरएलडी भी शामिल है, उसने 9 में से 7 सीटें जीत करके इतिहास रच दिया, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें उनके खाते में आई हैं। 2 उनकी अपनी जो सीटें जिस पर वो 2022 में जीत चुके थे, वो भी उनको गंवानी पड़ी हैं। तो ऐसे में विधानसभा का ये उपचुनाव अपने मायने में बहुत कुछ नई तस्वीर एक सामने रख रहा है। इसको लेकर के हम इससे पहले भी वीडियोस में बात करते रहे हैं कि ये उपचुनाव कई मायनों में कई तरीके का इम्तिहान है। मसलन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लिटमस टेस्ट है। अगर वो उसमें फेल होते तो उनकी लीडरशिप पर ही सवाल उठते, जैसा कि 4 जून के बाद उठने लगे थे। और दूसरा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी ये एक टेस्ट था, क्योंकि अगर वो इसमें सफल होते तो ये कहा जाता कि लोकसभा के चुनाव में जो नैरेटिव बनाया गया था पीडीए का, वो सफल था और वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी को उन सीटों पर भी नुकसान हुआ है जहां पर उसका पूरा कमांड था, पूरा होल्ड था। कुंद्रकी, मीरापुर, कटेहरी, ये सब सीटें ऐसी थी जहां समाजवादी पार्टी का अपना प्रभाव पहले से ही रहा है। लेकिन यहां भी सपा कमजोर हो गई है। तो इन सब बातों को लेकर के आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इन चुनाव नतीजों के बाद से बीजेपी जहां जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस पूरे चुनाव को रिग्ड बता रही है, धांधली बता रही है कि इसमें उनके वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया, पूरा चुनाव ही दूषित था। ये लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में बहुजन समाज पार्टी को भूलना एक बेईमानी कदम होगा। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती मीडिया के सामने आती हैं और ये कहती हैं, ऐलान करती हैं, खुला ऐलान करती हैं कि अब ऐसे चुनाव जहां पे ईवीएम के जरिए भी फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, ऐसे किसी उपचुनाव में बीएसपी अब चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी बहुजन समाज पार्टी जो उपचुनाव लड़ी इस बार, अब उसने ऐलान कर दिया कि आने वाले वक्त में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि मायावती ने यह स्पष्ट किया कि जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, आम चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के या विधानसभाओं के, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि उसको लगता है कि वो जो चुनाव होते हैं सरकार बदलने के लिए होते हैं और ऐसे में जो मशीनरी होती है वो उतना ज्यादा फिक्स नहीं होती है, उतना ज्यादा दोषपूर्ण चुनाव नहीं होते हैं जितना मायावती को उपचुनाव लगते हैं। पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं, बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है। और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन। अब इन उपचुनावों के बाद मायावती के होश बिल्कुल अलग दिशा में चल रहे हैं, होश ठिकाने आ गए हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि उपचुनाव से उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है। और कुछ आंकड़े हैं जिसने मजबूर किया है कि मायावती अब क्यों उपचुनाव से दूर हो रही हैं। तो पहले वो आंकड़े हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे कि 14 साल बाद विधानसभा चुनाव में बसपा ने हाथ आजमाया था। इस बार 9 में से सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा की जमानत बची है, बाकी 7 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है।
ऐसी कुछ सीटें हैं जिसमें 2 सीटें हैं जहां पे कुल वोट 1000 मिले हैं बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को। कुंद्रिकी में बसपा को सबसे कम, ऐतिहासिक तौर पर सबसे कम, केवल 1051 वोट हासिल हुए। मीरापुर में बसपा को 3248 वोट मिले हैं। सीसामऊ में केवल 1410 वोट मिले हैं। खैर में 13,000 वोट मिले हैं, जबकि इसी खैर विधानसभा का जब 22 में चुनाव हुआ था तो 65,000 वोट बीएसपी को मिला था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीएसपी का जो अपना वोट बैंक था, जाटव वोट बैंक, वो भी टूटा है, क्योंकि वोट प्रतिशत भी लगातार गिरा है। 7 में से 9 सीटों पर जमानत जब्त हो गया है उनका। और अब अगर वोटों के प्रतिशत की बात कर ले तो कटेरी में 18% से कुछ ज्यादा वोट मिला है, मझवा में 17%, मीरापुर में केवल 1.75%, कुंद्रकी में 0.5%, यानी 1% वोट भी मायावती को नहीं मिला। 1051 वोट ही सिर्फ मिले हैं। करहल में 4%, खैर में 7.2, सीसामऊ में 1.06, फूलपुर में 11.46, गाजियाबाद में 6.98% वोट इन उपचुनाव में बीएसपी को मिले हैं। वोटों का प्रतिशत देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक समय देश की नेशनल पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री और 2007 में पूर्ण बहुमत अकेले दम पे उन्होंने सरकार बनाई थी मायावती ने, और आज उनकी पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। मायावती उपचुनाव उन्होंने अपनी अस्मिता, पार्टी की अस्मिता बचाने के लिए लड़ा था, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी की बहुत बुरी स्थिति हुई थी उत्तर प्रदेश में, शून्य पर थी। तो ऐसे में उपचुनाव लड़ करके उसने अपने वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास किया था, लेकिन इस प्रयास में मायावती असफल हुई हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनका अपना कोर वोट बैंक, जो जाटव वोट बैंक था, वो भी टूटा है। अब एक और आंकड़े आपको बता देते हैं बीएसपी की गिरते हुए वोट प्रतिशत के बारे में। बीएसपी की हालत कब से खराब हुई है और कितनी खराब हुई है, ये समझना जरूरी है। 2014 के लोकसभा के चुनाव में जब बीजेपी का ग्राफ बढ़ा, मोदी जी का ग्राफ बढ़ा, 22.35%, यानी बीएसपी का एक अच्छा होल्ड था उत्तर प्रदेश की अगर बात करें। 2017 के उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन है, तब भी 22.23% उनके पास अपना वोट बैंक था। 2017 में भी वो भी कंपैरेटिवली कुछ हद तक सही माना जाएगा, और कुछ सीटें भी हासिल हुई थी। लेकिन 2019 का जब लोकसभा का चुनाव आया तो बसपा का वोट प्रतिशत गिर करके 19.43% आ गया, यानी गिरावट आई। और 2022 के उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में ये वोटों का प्रतिशत 19 से गिर करके 12.88 प्रतिशत आ गया, 6-7% का डिप आया। यानी ये बता रहा है कि बीएसपी के जो वोटर्स हैं, जो उनका कोर वोट बैंक था, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके मतदाता हैं, वो टूटते चले गए। 2014 के बाद से स्लाइटली लगातार टूटते और अलग होते चले गए, और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये 9.39% तक आ गया, 10% से कम। यानी बसपा, जो कि 24-25% वोट शेयर के साथ, और कभी कभी 30-32% वोट शेयर के साथ सरकार में रही है, सरकार चलाई है मायावती, अब 10% से कम वोट बैंक है। और ये उपचुनाव का हमने वोट प्रतिशत आपको बताया है, कुछ जगहों पे तो 0.5% वोटों का प्रतिशत है। तो ऐसे में मायावती के लिए एक करारा झटका है, करारा सबक भी है, और उनको ये समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कमरे में बैठ करके राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, और उनको भी बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकल करके संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, पार्टी को और मजबूत करना पड़ेगा। मायावती ने साफ तौर पर ये कह दिया कि भाई पहले बैलेट के ज़रिए जब चुनाव होते थे, तो वो भी दूषित हो जाते थे, उन पर ज़बरदस्ती लोग बूथ कैप्चरिंग होती थी। लेकिन जब ईवीएम के ज़रिए वोटिंग हो रही है तो वहां भी फर्जी वोटिंग हो रही है। यानी मायावती जो एक समय ये कहती थी कि ईवीएम जो है वो सही नहीं है, ईवीएम पर उन्होंने बहुत पहले ही सवाल उठाए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठा दिए थे, और अब वो कह रही है कि ईवीएम के जरिए फर्जी मतदान हो रहा है। यानी उनको उपचुनाव से दिक्कत है कि अगर उपचुनाव होंगे तो वहां पर फर्जी मतदान होगा, और अगर जनरल इलेक्शन होंगे तो हो सकता है उतनी धांधली ना हो, क्योंकि सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनी रहती है। यानी मायावती अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रही है खुल करके
कि साहब गलती उनकी है। वो अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि इस संगठन को वो एकजुट नहीं रख पाई। अभी भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि पार्टी कितनी कमज़ोर है उनकी और उसको मजबूत करने के लिए मल्टीपल हैंड्स चाहिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हर चुनाव में हार के बाद सामने आ रही हैं और दूसरों पर दोषारोपण कर रही हैं। 2014 से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस बार उपचुनाव लड़ कर के उन्होंने सोचा था कि पार्टी को थोड़ा एकजुट रखेंगे, जो उनका वोटों का प्रतिशत कम हो रहा, वोटों का बिखराव हो रहा, उसको जोड़ेंगे। लेकिन ये तो और बुरी स्थिति निकली। लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी बुरी स्थिति इन उपचुनाव में सामने आई है और मायावती को ये ऐलान करना पड़ा है। कुछ दिनों पहले उन्होंने ऐलान किया था कि चलो अब हम उपचुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनको ऐलान करना पड़ा कि अब हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी मायावती और बीएसपी कन्फ्यूजन की स्टेट में है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बीएसपी सबसे खराब समय में चल रही है और बीएसपी अपने पतन की तरफ खुद बढ़ रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी को रिवाइव करना है, अपनी आधारभूत ज़रूरतों के साथ लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी दिखानी है और सिर्फ वोटर्स को वोट बैंक की तरह अगर बीएसपी देखती रहेगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि आप देखिए लगातार बहुजन समाज पार्टी पहले बहुजन की बात फिर सर्वजन की बात, बार-बार अपनी आइडियोलॉजी किस तरीके से मायावती बदलती रही हैं, बार-बार किस तरीके से समीकरणों को बदलती रही हैं, बार-बार किस तरीके से पार्टी के अंदर भी रिशफ़ल करती रही हैं। ऐसा पार्टी के अंदर भी बड़ा कन्फ्यूज़न की स्टेट बनी हुई है। कभी उपचुनाव लड़ना है, कभी नहीं लड़ना है, कभी जनरल इलेक्शन को वो कहती हैं कि ये सही नहीं है, कभी कहती हैं ईवीएम सही नहीं है, कभी कहती हैं फर्जी वोटिंग हो रही है, कभी किसी गठबंधन को वो हरियाणा में हारती हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पर आरोप लगा देती हैं, उत्तर प्रदेश में हारती है तो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा देती है। यानी बहुजन समाज पार्टी लगातार कन्फ्यूज़न की स्टेट से गुज़र रही है और मायावती समझ नहीं पा रही कि उनकी पार्टी कैसे रास्ते पर आएगी, कैसे बहुजन समाज पार्टी को फिर से वही 2007 के चुनाव में जो स्थिति हासिल हुई थी, जो पार्टी की स्थिति बनी हुई थी, उसको कैसे दोबारा हासिल किया जाए, इस बात को लेकर के मायावती लगातार कन्फ्यूज़न में है। लगातार जो उनके बयान आ रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को बता रहे हैं कि वो किस तरह कन्फ्यूज़ होकर के चुनाव में आगे बढ़ रही है। यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही है। जबकि दूसरी तरफ जो राइवल पार्टीज़ हैं, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी पे काम किया, लोगों को जोड़ा और आगे बढ़े, बाहर निकले, संघर्ष किया। उनकी पार्टियाँ आगे चल रही, भले कोई सत्ता में है, कोई विपक्ष में। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक समय की नेशनल पार्टी, मायावती एक समय की स्टार सबसे बड़ी नेता, आज हाशिए पर हैं, गर्त में हैं और लगातार अब वो सामने आकर के फेस सेविंग कर रही हैं और ये बता रही हैं कि भाई ईवीएम ही खराब था, तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे? बहरहाल आपको ये डिस्कशन कैसा लगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बहुजन समाज पार्टी और मायावती की स्ट्रैटेजी के बारे में, चुनावी स्ट्रैटेजी के बारे में, पार्टी की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइफ।